नमस्कार, डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और हमारे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुदगल। शुरुआत करेंगे समाचार की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में भ्रष्टाचार पर किया वार। कहा, भ्रष्टाचार ने पूरी व्यवस्था को कर दिया है खोखला, लोग आ चुके हैं तंग। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश। वहीं आप सांसद स्वाति मालीवाल ने बताया अपनी जान को खतरा। अंतिम चरण के लिए तेज हुआ चुनाव प्रचार। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, सलेमपुर और चंदौली में विशाल जनसभा को किया संबोधित। सपा कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा, 7वां चरण 400 पार के संकल्प को पूरा करने वाला चरण होगा। विपक्षी दलों ने भी चुनाव प्रचार को दी धार। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में की जनसभा, तो पटना के बख्तियारपुर में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की संयुक्त रैली। भीषण चक्रवाती से कमजोर होकर चक्रवाती तूफान में तब्दील हुआ रेमल। कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के कई जिलों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। एनडीआरएफ टीमें राहत और बचाव अभियान में जुटी। उत्तर भारत समेत देश के तमाम हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप, लोगों का जीना मुहाल। मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और गुजरात के लिए जारी किया रेड अलर्ट। और साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन के पहले दौर से ही बाहर हुए ब्रिटेन के एंडी मर्रे, स्टानिस्लास वावरिंका के हाथों मिली हार। वहीं महिला एकल वर्ग में जापान की नाओमी ओसाका ने दूसरे दौर में बनाई जगह। और आपको बता दें कि पंजाब के आम आदमी पार्टी के मंत्री बलकार सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्घा ने ये आरोप लगाए हैं। तजिंदर पाल सिंह ने बलकार सिंह का वीडियो भी जारी किया है। एक नौकरी मांगने वाली महिला को उन्होंने न्यूड वीडियो कॉल किया है। वीडियो कॉल में 21 वर्षीय महिला से सेक्सुअल फेवर की मांग की गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है। अध्यक्ष रेखा शर्मा ने मामले को घिनौना बताया है। और प्रधानमंत्री ने एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में कहा कि भ्रष्टाचार की वजह से के खिलाफ कार्रवाई और तथ्यों के आधार पर हो रही है। जो तमाम सारे मामले सामने हैं, ऐसे में कुछ लोग हैं जो सिर्फ गलत नैरेटिव गढ़ने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक करप्शन का सवाल है, देश में पहले क्या आवाज़ उठती थी कि करप्शन तो हुआ, लेकिन उन्होंने किसी छेटे आदमी को सूली पर चढ़ा दिया। सामान्य रूप से मीडिया में भी चर्चा होती थी कि बड़े बड़े मगरमच्छ तो छूट जाते हैं, छोटे छोटे लोगों को आप पकड़ करके चीज़ें निपटा देते हो। फिर एक काले खंड ऐसा आया कि हमें पूछा जाता था 19 के पहले कि आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, क्यों कदम नहीं उठाते हो, क्यों अरेस्ट नहीं करते हो, क्यों लोगों को ये नहीं करते। हम कहते भाई हमारा काम नहीं है, ये इंडिपेंडेंट एजेंसी कर रही है और हम बद इरादे से कुछ नहीं करेंगे। जो भी होगा हमारी सूचना यही है, जीरो टॉलरेंस। दूसरा, तथ्यों के आधार पर ही एक्शन होना चाहिए, परसेप्शन के आधार पर नहीं होना चाहिए। तथ्य जुटाने में मेहनत करनी पड़ती है। अब अफसरों ने मेहनत भी की, अब मगरमच्छ पकड़े जाने लगे हैं, तो हमें सवाल पूछा जा रहा है कि मगरमच्छों को क्यों पकड़ते हो,
ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा गैंग है, खान मार्केट गैंग, जो कुछ लोगों को बचाने के लिए इस प्रकार के नैरेटिव गढ़ती है। पहले आप ही कहते थे छोटों को पकड़ दो, बड़े छूट जाते हैं। जब सिस्टम ईमानदारी से काम करने लगी, बड़े लोग पकड़े जाने लगे, तो अब आप चिल्लाने लगे हो। वहीं उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं और लोकतंत्र की प्रक्रिया भी काफी सुदृढ़ है। बावजूद इसके न जाने क्यों कुछ लोग दुश्मन देश की तरफदारी में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों पर टिप्पणी करना भी अनुचित है। चुनाव भारत का है और भारत का लोकतंत्र बहुत ही मैच्योर्ड है, तंदुरुस्त परंपराएं हैं और भारत के मतदाता भी बाहर की किसी भी हरकतों से प्रभावित होने वाले मतदाता नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कि कुछ ही लोग हैं जिनको हमारे साथ दुश्मनी रखने वाले लोग क्यों पसंद करते हैं, कुछ ही लोग हैं जिनके समर्थन में आवाज़ वहाँ से क्यों उठती है। अब ये बहुत बड़ी जांच पड़ताल का या गंभीर विषय है और मुझे नहीं लगता है कि मुझे जिस पद पर मैं बैठा हूँ वहाँ से ऐसे विषयों पर कोई कमेंट करनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश के सलेमपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव है। इस बार राम मंदिर बनवाने वाले नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। 70 साल से एक कांग्रेस ने अटका हुआ राम मंदिर नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। भाइयों बहनों, ये चुनाव किसके बीच में है? ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव। सलेमपुर वालों, मुझे बताओ, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट दे सकते हैं क्या? जोर से बोलो, दे सकते हैं? राम मंदिर बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के बलिया में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा, यूपी में पहले समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में माफिया राज चलता था। उनका संकल्प भाजपा नेताओं की हत्या करना था। हमारा संकल्प माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का है। केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इनकी नजर पाक समर्थक कुछ लोगों के वोट पर है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने बार बार देश की सेना को कमजोर करने का काम किया है। अग्निवीर योजना पर मंडी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अब इनके पास जीतने का कोई हथकंडा नहीं बचा है, इसलिए ये अफवाह फैला फैलाकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। हम आरक्षण, संविधान और अग्निवीर योजना को लेकर स्पष्ट कर चुके हैं, फिर भी ये लोग जनता को भ्रमित कर रहे हैं। तो ये समझ आ रहा है कि ये लोग पूरी तरह से नीचे गिरकर राजनीति करने में लगे हैं। और एलजेपी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान ने राहुल गांधी के बिहार दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि इंडी गठबंधन के लोग जान चुके हैं कि बिहार में इनका कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग बस खाना पूर्ति कर रहे हैं ताकि बाद में कोई ये न कहे कि इतना बड़ा राज्य बिहार, जहां से देश की राजनीति की दशा और दिशा तय होती है, वहां ये लोग गए ही नहीं।
कांग्रेस नेता सीपी राय ने डीडी न्यूज से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस 2024 का चुनाव 5 न्याय और 24 गारंटी के मुद्दों पर लड़ रही है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता कांग्रेस को चुनेगी। और पटना के बख्तियारपुर में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संयुक्त रैली की। रैली के दौरान तेजस्वी यादव ने भाजपा और प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री पर बिहार के प्रति सौतेला बर्ताव करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री जरूरी मुद्दों पर बातें न करके केवल नफरत फैलाने के लिए बिहार आते हैं। और वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रैली के दौरान भाजपा को रोजगार के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ को रोजगार देने की बात कहकर एक को भी नौकरी नहीं दी। राहुल गांधी ने कहा कि 4 जून के बाद एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और इसी के साथ समाचार में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए हमारे साथ। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, ये है मोदी की गारंटी। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और आखिरी चरण में झारखंड के 3 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है, जिसे जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इन सबके बीच झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दावा किया है कि 7वें चरण में होने वाले सभी 3 सीटों को भाजपा जीतेगी। चुनाव में डीडी न्यूज संवाददाता अभिषेक सिंह ने बाबूलाल मरांडी से खास बातचीत की। प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी, उनसे बात करते हैं। सर, 11 सीटों पर झारखंड में चुनाव हो चुका है। 3 सीट कहते तीनों वीआईपी सीट है। राजनीति की का जो ध्रुव है वो दुमका, राजमहल और देवघर से होकर गुजरता है। 3 में से 2 सीट तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है। दुमका का सीट भी भारतीय जनता पार्टी के पास है, गोड्डा का सीट भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। पिछले चुनाव में राजमहल सीट कुछ वोटों से पीछे रह गए थे और इस बार झारखंड संथाल परगना के तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। 24 साल झारखंड को बने हो गया, 12 मुख्यमंत्री यहाँ पर, राष्ट्रपति शासन भी रहा। क्या लगता है सर, राजनीतिक परिदृश्य के कारण झारखंड कितना विकास में आगे बढ़ रहा है? पिछड़ा तो है ही झारखंड राज्य, लेकिन मैं कहूंगा कि विकास के लिए जब बीजेपी की सरकार बनी और सरकार बनने के पहले अगर हम कहें 2000 के पूर्व झारखंड की स्थिति बहुत ही खराब थी 2-3 मोर्चों पर। एक तो उग्रवाद पूरी तरह से झारखंड में फैले हुए थे, पर जमाए हुए थे। बीजेपी की सरकार बनी तो उग्रवादियों के पैर को यहां से उखाड़ा गया। झारखंड राज्य भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। झारखंड राज्य बनने के बाद भी पहला मुख्यमंत्री हम बने थे, आदिवासी संथाल बने थे, ये बीजेपी ने ही किया था। जैसे आज नरेंद्र मोदी जी ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को देश के राष्ट्रपति बनाया। फिर विकास के काम मैं कहता हूं कि पहले गांव तक आने जाने की सड़कें नहीं हुआ करता था, नदी नाला में पुल नहीं था, लेकिन देश में बीजेपी की सरकार, झारखंड में बीजेपी की सरकार, आज मैं कह सकता हूं गांव तक सड़क भी पहुंच गया, नदी नाला में पुल पुलिया भी बन गया, आवागमन की काफी हद तक सुविधाएं उपलब्ध हुई। झारखंड में अगर देखा जाए इस बार विकास और भ्रष्टाचार के बीच में आपको क्या लगता है, लोगों का रुझान किस तरफ है? कांग्रेस पार्टी है ना,
वो जिसके साथ सरकार बनवाती है या जिसको भी आगे करते हैं और उससे वो लुटवाते हैं और उसका अंजाम आप पिछले भी देख चुके हैं, अभी भी आप देख रहे हैं, यही काम होता है। और आप तो ये जग जाहिर हो चुका है, इस लूटने की सरगना अगर हम कहें तो ये कांग्रेस पार्टी है। इस लोकसभा चुनाव में 3 सीट रह गया झारखंड में, महागठबंधन को आप कितनी सीट देंगे और भाजपा को कितनी सीट देंगे? इस चुनाव में हम 14 के 14 लोकसभा सीट और गांडेय विधानसभा का उपचुनाव था उसको भी हम जीतेंगे। दूरदर्शन न्यूज से बातचीत के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन रमाकांत के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, दुमका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्रह्मकुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस ब्रह्मकुमारीज के इस कार्यक्रम में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को विभिन्न देशों और संस्कृतियों में प्रसारित किया है। ब्रह्मकुमारीज ने भय और आतंक को बढ़ावा देने वाली शक्तियां संपूर्ण विश्व में सक्रिय हैं, लेकिन उनका सामना कैसे किया जाए इसकी सीख देती हैं ब्रह्मकुमारीज। अपने संबोधन में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये बात कही। ये तस्वीरें भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्रह्मकुमारीज के कार्यक्रम में शिरकत की और इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कैसे ब्रह्मकुमारीज जीवन जीने का तरीका सिखाती हैं। और आपको बता दें कि ब्रह्मोस को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। रक्षा और विदेश मंत्रालय के साल 2010, 2011 और 2014 के 3 पत्रों से ये खुलासा हुआ है कि यूपीए सरकार ने जानबूझकर ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात से जुड़ी फाइलों को अटकाया। ब्रह्मोस की टीम का फिलीपींस दौरा रोक दिया गया और इसके लिए राजनीतिक क्लियरेंस न होने की बात कही गई थी। कोई पॉलिसी न होने से असमंजस की स्थिति बनी रही और ब्रह्मोस के निर्यात में देरी हुई। असल में पिछले महीने ब्रह्मोस की पहली बार देश से बाहर डिलीवरी हुई, जो कई वर्षों पहले हो सकती थी अगर यूपीए सरकार लचर रवैया नहीं अपनाती। 17 अप्रैल 2014 को विदेश मंत्रालय ने ब्रह्मोस के जीएम को पत्र लिखा था। इस पत्र में लिखा गया कि सूचना मिली है कि ब्रह्मोस की टीम फिलीपींस जा रही है, लेकिन हमारे पास इसके पॉलिटिकल क्लियरेंस संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है। साथ ही टीम को MEA से संपर्क करने को भी कहा गया है। एक अन्य पत्र इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट डिफेंस कॉरपोरेशन की बैठक को लेकर है। यह पत्र 23 जुलाई 2010 को लिखा गया। और इसी के साथ ही डीडी न्यूज के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में इतना ही। मुझे और हमारे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए अनुमति। नमस्कार। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय